चलिए जी, IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये तो आपको पता भी चल गया होगा कि इस स्टेटमेंट के हम स्टेटमेंट में क्या लिखना है। कैश फ्लो मतलब कैश इन और कैश आउट, किस दिन का, साल भर का, फॉर द ईयर। क्या ये इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी जो बुक्स बन चुकी हैं उनमें से किसी बुक से ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है? कैश फ्लो की अगर मैं थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन की बात करूं तो आप लोग जो कैश बुक बनाते हैं वो भी यही चीज है। कैश बुक की डेबिट साइड पर क्या लिखते हैं? दो कॉलम होते हैं, वैसे तो ट्रिपल कॉलम आपने पढ़ा हुआ, दो कॉलम होते हैं। अगर कैश या बैंक इंक्रीज हो तो हम डेबिट करते हैं और अगर डिक्रीज हो तो हम क्रेडिट करते हैं। मतलब ये कैश बुक से ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर हमने कैश फ्लो चेक करना है ना तो किसी हद तक कैश फ्लो से ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फिर वो कहेगा कि मुझे ना रिकंसाइल करके दो। जो कैश बुक में बैलेंस आ रहा है क्या वो ठीक है? तो रिकंसाइल कैसे करते हैं? लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं और कैश बुक तो बनी होती है। अगर कैश फ्लो का और कैश बुक का जवाब बराबर आ जाए इसका मतलब है कोई मसले मसाइल की बात नहीं है, सारे अकाउंट्स भी ठीक लिखे हुए हैं, सारी बातें भी ठीक है। अब आप लोगों ने IS 1 पढ़ा। IS 1 का नाम पता क्या है? IS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी को इसको कंपोनेंट का पता है? कितने कंपोनेंट है इसके? 5 है, 7 है? अब 7 हो गए हैं, जब आप थोड़े से बड़े हुए, वैसे ये 5 है। उन पांचों में क्या है? एक है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। क्या एसओसीआई बनाते वक्त आप किसी प्रेजेंटेशन का ख्याल रखते थे? सेल कहां लिखनी है, कॉस्ट ऑफ सेल कहां लिखनी है, अदर एक्सपेंस और अदर इनकम, कभी भी आपने उनको इकट्ठा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है कि चीज का प्रेजेंटेशन। फिर एक स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें आप इनकम और एक्सपेंस का ख्याल रखते हो, इनकम और एक्सपेंस का। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी प्रेजेंटेशन का ख्याल रखा जाता है। इसमें कौन सी प्रेजेंटेशन का ख्याल रखा जाता है? इसमें करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी, इनकी प्रेजेंटेशन का ख्याल रखा जाता है। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसकी भी अपनी एक प्रेजेंटेशन है। शेयर कैपिटल का कॉलम होता है, शेयर प्रीमियम, उसके बाद शेयर प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग, उसमें भी एक प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना पड़ता है। एट द एंड उसके बाद आपने पढ़ा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ IS 7 है ये IS 1 का स्टैंडर्ड और इसको एक और स्टैंडर्ड भी कवर करता है। मतलब ये भी एक प्रेजेंटेशन का ही स्टैंडर्ड है। इसमें भी अगर आप प्रेजेंटेशन का ख्याल नहीं रखोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। मतलब जिस चीज को जहां स्टैंडर्ड ने कहा है वहां प्रेजेंट करना है, जिस जगह स्टैंडर्ड ने कहा है उस जगह उस चीज को हमने प्रेजेंट करना है। मैंने कुछ ना डबल कलर इस्तेमाल करूंगा कुछ चीजों के लिए। आपके पास भी अगर डबल कलर है तो आप भी वो कलर इस्तेमाल कर लेना, वरना उसके ऊपर ना छोटा सा स्टार बना लेना, ठीक है? IS 7 आगे फर्दर मैं नहीं जा रहा कि कंपोनेंट के ऊपर। IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो।
आपने कैश फ्लो की स्टेटमेंट बनानी, इसमें आपने 4 कैटेगरीज में प्रेजेंटेशन बनानी। कितनी कैटेगरीज हैं इसकी? 4। एक कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक में क्या देखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब ये होता है जो बिजनेस के अंदर काम हो रहा है, ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लफ्जी मतलब आपको पता होगा, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो एक तो इसमें जो आप लोग सेल परचेज कर रहे हो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आपके सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। मतलब अगर मैं इस एक्टिविटी के अंदर बताऊं आपको, तो आपने एक चीज, आपका नेट प्रॉफिट, नंबर 2 ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, मतलब पूरा आपका एसओसीआई, फिर आपके करंट एसेट्स, आपकी करंट लायबिलिटीज, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर होगा। नीचे लिखिए अंडर सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है कुछ चीजें वो करंट एसेट्स होंगे, करंट लायबिलिटीज होंगी, लेकिन फिर भी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आए। वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसकी प्रेजेंटेशन चेंज है। वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन चेंज होगी। नंबर 2, एक आपकी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नंबर 2, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लफ्जी मतलब है इन्वेस्टमेंट करना। कहां इन्वेस्टमेंट की जाती है? इसमें आपका आ जाएगा परचेज ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट्स, परचेज ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट्स। फिर इसके अंदर एक्टिविटी आ जाएगी डिस्पोजल ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट्स। परचेज ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट, disposal of all non-current asset. Short term investment, three month or less and cash equivalent. More than 3 months अगर मोर देन 3 मंथ है, ये तो बात कंफर्म है ना, लेस देन 12 मंथ होगी। अगर मोर देन 3 मंथ है तो उनकी 2 ऑप्शन, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3 महीनों से ज्यादा है, या उसको लिख दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट एसेट्स आते हैं ना, तो ये भी तो करंट एसेट ही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर करंट एसेट्स आते हैं, और मैंने लिखे अंडर सम एक्सेप्शंस। तो वो एक्सेप्शन है ये कि अगर
कोई भी इन्वेस्टमेंट 3 महीने या उससे ज्यादा है तो आप उसको या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख दिया करो या उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर लिख। बेस्ट क्या है? दोनों बेस्ट है। अब करंट क्वेश्चंस के अंदर अगर वो साइलेंट है, करंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको लेकर जा रहा है। पुराने सवालों के अंदर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख देता था। तो हम जाहिर सी बात है करंट एज में है तो इसी को ही हम प्रेफर करेंगे। 3 महीनों से या उससे कम होगी तो फिर किधर जाएगी? फिर इसकी एक नाम आएगा आगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर इन्वेस्टमेंट 3 महीने से कम या वो लिख दे कैश इक्विवेलेंट है तो फिर ये किस हेड में जाएगी? कैश। क्योंकि ये प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड है, प्रेजेंटेशन का नहीं ख्याल रखेंगे तो सवाल गलत है। तो है ये सिर्फ चीजों का पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां लिखनी है बस। ठीक होगी बात? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर परचेज ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट, सेल डिस्पोजल ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का कुछ चीजें आती है। ठीक होगी बात? उसके बाद एक बात और लिखें, लास्ट बात इसकी, इंटरेस्ट इनकम received during the year, interest income received for the year। हालांकि ये अमाउंट किस चीज की है? एसपीएल की, लेकिन इसको भी यहां पर लिखते हैं। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, ये आप लोगों को जब तक सवाल नहीं करोगे ये पता तो नहीं चलेगा। क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्योंकि दो बातें होती हैं, एक होती है अक्कर, एक होता है रिसीव। अक्कर जितना मर्जी हो गया, आपका इंटरेस्ट इनकम 10,000 बन गया, 10 लाख बन गया, लेकिन रिसीव कितना हुआ एक्चुअल? उस साल जितना इंटरेस्ट रिसीव होगा उसमें से वो हम यहां पर लिखते हैं। ठीक है, खत्म होगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, disposal of non-current asset, short term investment if more than 3 months, या मतलब साइलेंट हो तब भी हम यहां पर लिख लेंगे। और इंटरेस्ट इनकम कौन सी होती है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है। दो बातें होगी जी, दो एक्टिविटीज आपकी होगी, एक होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरी एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Number 1, share issued, share premium, bonus shares, dividend, ड्राइंग्स। अगर तो डिविडेंड और ड्राइंग्स एक ही बात होती है। उसके बाद लोन रेज आर पेड, इंटरेस्ट पेड, ये जो लोन है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। फिर शॉर्ट टर्म आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी ले जा सकते हो और आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल अब आके फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि लोन लेना देना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग का मतलब होता है कंपनी पैसे का लेन देन जो कर रही है, उधार लेन देन, चाहे वो शॉर्ट टर्म कर रही है या लॉन्ग टर्म कर रही है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कितनी चीजें होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, ऑल करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज अंडर सम एक्सेप्शंस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? ऑल करंट नॉन करंट एसेट्स,
उनका खरीदना और उनका बेचना, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है। उसके बाद आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लास्ट इसकी हेडिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नंबर 1 कैश, नंबर 2 बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कौन से वाली? लेस देन 3 मंथ वाली। उसके बाद अगर वो खुद कुछ कह दे तो उसको भी इधर लेकर आते, अगर वो खुद कह दे तो उसको भी यहां पर लाया जा सकता है, अदरवाइज बस फिलहाल इतने। इसमें आपने जो भी लिख दिया ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएंगे। क्यों बोला? जो चीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगी, हालांकि आपने पढ़ा वहां पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ये भी तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है। तो वो जो एक्सेप्शंस हमने लिखी हैं, इसका मतलब है जो चीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगी वो और किसी जगह नहीं जाएगी। जो बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा वो और कहीं, तो ना कैश जाएगा उधर, ना बैंक जाएगा, ना बैंक ओवरड्राफ्ट जाएगा, ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेस देन 3 मंथ वर्क। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कि ये 4 एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज 3 है, ये तो रिकंसिलिएशन इसे बोलते हैं। तो आपने सबसे पहले जो चीज जिस हेड के नीचे आनी चाहिए उसी हेड के नीचे लिखी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं फिर इसका फॉर्मेट वही सबसे पहले लिखेंगे नाम। पहले नाम की बजाय पहले मैं आपको यह बता दूं, कैश फ्लो के स्टेटमेंट के 2 मेथड है बनाने के। एक को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। मेथड वो डिफाइन ना करे तो आपकी अपनी मर्जी है, मेथड बता दे तो फिर उसको फॉलो करेंगे। सबसे मुश्किल सवाल पता है कौन सा समझा जाता है? कि जब वो कैश फ्लो स्टेटमेंट खुद बना के दे दे, और क्या ये गलत है? इसको सही करो। मतलब उसने प्रेजेंटेशन ही खराब करनी है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की चीज वो लिख देगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग वाली फाइनेंसिंग में, और कहेगा आप ठीक करो, और कुछ वो ठीक लिख देगा, हम फिर उसको अपने तरीके से ठीक कर देते हैं। मतलब जो उसने ठीक लिखी हुई है हमें वो भी फिर पसंद नहीं आती, हम फिर अपने तरीके से ठीक कर देते हैं। हाँ जी, तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, तो हम जा रहे हैं अभी फिलहाल इनडायरेक्ट मेथड में। सिर्फ एक एक्टिविटी का फर्क है दोनों में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बाकी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोनों की सेम। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आपने पेपर में जो फॉर्मेट रखना है, सबसे पहले आपने लिखना है नाम। हम इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट लिखने लगे हैं। सबसे पहले नाम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फॉर द ईयर आएगा या एज एट आएगा, क्योंकि पूरे साल का कैश इन नोट देखना है, एक दिन का नहीं देखना। फॉर द ईयर एंडेड, (31st 30th June 2020) रुपीस इन थाउजेंड। आपको पता है आजकल रुपीस किस में चल रहे हैं? लेकिन पेपर में ये ना हो कि आपने फॉर्मेट रटा लगाया कि आपने भी मिलियन में लिखना, 1000 में भी हो सकता है और बगैर किसी अमाउंट के भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एडिंग देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख दो, या हेडिंग दे दो कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ जी, सबसे पहले हमने लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जितनी भी अमाउंट सवाल के अंदर गिवन होगी तो लिख देंगे, नहीं गिवन होगी तो फाइंड करके ले आएंगे। ये ऐसे भी हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, गिवन है बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन तो फाइंड कर लेंगे। उसके बाद इसमें करेंगे एडजस्टमेंट। नॉन कैश आइटम्स की। सबसे पहले लिखेंगे जनाब इसमें वो तमाम नॉन कैश आइटम प्रॉफिट के अंदर माइनस कर देंगे जो ऐड की हुई है, और जो ऐड माइनस की हुई है वो ऐड कर देंगे। जो ऐड की हुई है वो कौन सी चीज है भला? नॉन कैश आइटम। जैसे आपके प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर माइनस हुई है, क्या आपने उस वक्त किसको पैसे दिए उस साल? लेकिन प्रॉफिट में से तो माइनस किया हुआ है, वो तो कैश है ही नहीं, वापस ऐड कर दो। वो तमाम खर्चे जिसको आपने पहले माइनस किया हुआ है लेकिन किसी को कैश नहीं दिया था, वो वापस ऐड बैक कर दो। और जो ऐड किया हुआ है वो माइनस कर दो, लेकिन शर्त क्या है? नॉन कैश को एडजस्ट करना है। कैश तो कैश फ्लो था, तो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे। आपके दिमाग में बड़े सवाल आएंगे, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन वो सवाल 2 दिन तक महफूज रखना, तीसरे दिन जवाब मिलेंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ फॉर्मेट को याद करना। जी जनाब, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ऐड बैक कर देंगे। फिर अभी मैं ऐड वाली चीजें लिखवा देता हूं, फिर माइनस वाली लिखवा देता हूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। लॉस ऑन डिस्पोजल। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऐड बैक कर दी, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, लॉस ऑन डिस्पोजल। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें आपने हाईलाइट इसलिए भी करनी है क्योंकि यहां पर लिखा क्या हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है। अगर अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाकर मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखवाया था, शायद वहां पर भी देखे ये लफ्ज लिखा होगा, वहां पर ये सेंटेंस कैसे लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ इंटरेस्ट पेड और यहां लिखा हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये ख्याल रखना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर कुछ और होता है, इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर कुछ और होता है। मतलब आपकी सैलरी 1 लाख टोटल आपने पे की है, बनती 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर है और 1 लाख पेड है, तो पेड में और एक्सपेंस में थोड़ा सा फर्क जरूर होता है। हाँ, अगर सारा ही पे कर दो फिर पेड भी वही है, तो इस चीज का बस थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, बाकी ये काम आसानी है। लॉस और डिस्पोजल, फिर हम लिखेंगे फेयर वैल्यू लॉस, IS 40 वाला फेयर वैल्यू लॉस IS। वो फेयर वैल्यू लॉस भी तो प्रॉफिट में से माइनस कर देते हो, हालांकि किसी को हम पैसे देते नहीं है। रीवैल्यूएशन लॉस या इंपेयरमेंट लॉस एक ही बात है। ये कौन सा है? IS 16 और 36 वाला। ठीक होगी बात, ये भी हम ऐड कर देंगे। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कोई हुआ है तो ये वो तमाम एक्सपेंसेस हैं जो हम SPL में से माइनस कर चुके होते हैं, ऐड बैक कर दे। फिर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो जब प्रोविजन बढ़ती है तो एक्सपेंस बढ़ जाते हैं ना, तो एक्सपेंस में लिख देते हैं
तो ये भी एक्सपेंस आ गया, तो इसको भी ऐड बैक कर। लेकिन लिखा क्या हुआ, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर, और मैंने कहा था जैसे कलर चेंज करें उसके ऊपर आपने स्टार बना लेना है, या कोई ऐसी निशानी लगाएं कि इसके बारे में हमने कोई बात करनी है। ठीक होगी बात? चलें जी, आगे लेस वाली साइड पे चले जाते हैं। लेस में इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर, मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर भी इंटरेस्ट इनकम लिखवाई है, यहां पर भी लिखवाई है, दोनों में फर्क बता सकते हो? वहां था रिसीव्ड, यहां पर लिखा हुआ फॉर द ईयर, दोनों में ये भी एक फर्क है। उसके बाद गेन ऑन डिस्पोजल, अब ये माइनस करनी है चीजें, क्योंकि ये प्लस हुई है ना, हमने इसको रिवर्स करना, एडजस्ट करना है। गेन ऑन डिस्पोजल, फेयर वैल्यू गेन, रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस या इंपेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस या इंपेयरमेंट लॉस, क्योंकि रिवर्सल है तो फिर तो इनकम बन जाता है ना। उसके बाद प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हाँ जी। इसमें अगर आपको कोई लगता है कि कुछ और भी प्लस माइनस होना चाहिए, बल्कि होना तो चाहिए, यहां पर एक और चीज भी लिख लो गेन वाली साइड पे, गवर्नमेंट ग्रांट। वो जो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं हर साल रियलाइज करते, गवर्नमेंट ग्रांट को डिवाइड करके जितनी लाइबिलिटी कम होती जाती है गवर्नमेंट ग्रांट इनकम में आता जाता है। पैसे तो एक ही दफा मिलते हैं ना, कैश तो एक दफा लिखते हैं, इनकम तो हर साल भर में लिख रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट इनकम फॉर द ईयर, और इसमें भी लिखे ओनली नॉन करंट एसेट वाले, ओनली नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का पता है ना, वो जो रिलेटेड टू एसेट, मैक्सिमम चीजें यही है। अगर कोई और चीज आएगी तो वो सवाल के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ठीक है? एक दो लाइनें छोड़ के रख लो चाहे। लेकिन एक मुझे बात बताओ, इसमें कोई चीज मिसिंग तो नहीं है जो आपके ख्याल में होनी चाहिए? ऐसी कोई चीज जो नॉन कैश आइटम जो है वो मैंने सही लिखी है, ठीक है? उसके बारे में अभी आपने सवाल नहीं करने, क्योंकि वो तीसरे दिन करने कि सर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों आ रहा है, हम पे कर रहे होते हैं, वो आपके दिमाग में। डिस्पोजल में हमें कैश मिल रहा होता है, हम क्यों नहीं लिखते? ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में, लेकिन वो अभी नहीं, अभी दो चार सवाल करोगे तो बताऊंगा तो सही ना कि ये चीज कहां और एडजस्ट कर रहे हो अभी। इसलिए सिर्फ इसमें से रीवैल्यूएशन सरप्लस मैंने कहीं नहीं लिखा, वो एचपीएल का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा ही नहीं है। तो रीवैल्यूएशन लॉस यहां आना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस वो भी गा दो, यहां पर नहीं आना। चले जी, इसको जो भी आपने प्लस और माइनस करके लिखना है ना, तो इस हेड जो आंसर आएगा इसको आपने बोलना है प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या बोलना है इसको? इस आंसर का नाम क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फिर उसके बाद इंक्रीज
या डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। यहां लिखा हुआ ना इंक्रीज या डिक्रीज, मैं इधर भी ब्रैकेट में लिख देता हूं, डिक्रीज प्लस करते हैं, माजरत। तो क्या होगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री में इजाफा हो गया तो माइनस, इन्वेंट्री में कमी होगी तो प्लस। ये तो आपको पता चल जाएगा। इन्वेंट्री में इजाफा का मतलब है इन्वेंट्री खरीदी होगी तो कैश आउट हो गया होगा, और अगर कम है तो बेची है तो कैश इन हो गया होगा। ये एक रफ सा आइडिया दे रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। फिर इंक्रीज या डिक्रीज इन डेटर्स, ये भी सेम। अगर डेटर में इजाफा हो गया तो माइनस, कमी होगी तो प्लस। डेटर को भी कुछ रंग बिरंगा कर दें। इसका ताल्लुक पिछले रेड के साथ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के साथ। फिर इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रीपेड या अदर रिसीवेबल। इंक्रीज है तो माइनस, डिक्रीज है तो प्लस। प्रीपेड या अदर रिसीवेबल, ये जितनी मैंने तीन नाम लिखे ये बोला क्या चीजें तीनों, करंट एसेट्स। ये क्या है, सारे करंट एसेट्स में इजाफा हो गया तो मैं माइनस कर रहा हूं, और करंट एसेट में कमी होगी तो मैं प्लस करूंगा। उसके बाद आ जाए इंक्रीज या डिक्रीज इन अकाउंट पेएबल। अब जरा उल्टा होने जा रहा है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो इनफ्लो होता है, और लोन लिया तो कैश तो इन हो गया ना, और अगर पे करते हैं लाइबिलिटी कम होती है तो आउटफ्लो होता है। तो इसको भी हम डिस्कस तो सबको करेंगे बारी बारी, लेकिन अभी सिर्फ फॉर्मेट पर तवज्जो है हमारी। फिर इंक्रीज या डिक्रीज इन एक्रूड एक्सपेंस या अदर पेएबल। ये भी ऐसे ही, इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो, ये मैंने कोई ये डिवाइड का साइन नहीं है, ये या का साइन है, दोनों में से कोई एक होगा। ओके होगी बात। यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल के बारे में तो आपको पता है, क्या होता है वर्किंग कैपिटल? हाँ जी, क्या होता है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे नेट वर्किंग कैपिटल, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसलिए मैंने पूछा पहले क्या लिखा था जी, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस को मेजर कर लिया तो अब प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद आपने लिखना है इंटरेस्ट पेड। रेड कलर में लिख रहा हूं। फिर टैक्स पेड, फिर डिविडेंड पेड,
इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनमें मैंने जिसको रेड कलर में लिखा है ना, इनकी ना दो ऑप्शन होती हैं, या यहां पर भी लिखे जा सकते हैं या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी जा सकते हैं, मतलब इनका दूसरा घर भी है, और दोनों में से सेम घर में नहीं रहने, एट अ टाइम दोनों घर में नहीं, किसी एक जगह पे। इंटरेस्ट पेड, इसकी मैं दूसरा भी लिख देता हूं, यहां पर आएगा या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, या डिविडेंड पेड या यहां पर आ जाएगा या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड यहां पर आएगा या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। यानी इसके बारे में ये ऑप्शनल है, या आपने जिस जगह लिखे हुए हैं इधर लिख दोगे, या फिर आप इसकी दूसरी जगह मैंने आपको लिखकर दे दी। ओके होगी बात? इन सबको माइनस करेंगे, प्लस जो भी प्लस हो रहा है, अच्छा ये तो प्लस होना, रिसीव वाला तो प्लस होगा, ये माइनस नहीं होगा। चलें जी, आपके पास आंसर आ गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी कंप्लीट होगी। नेट कैश फ्लो, अच्छा परेशानी हो ना कि ये सारा कुछ ही पेपर में आएगा, पेपर में तो चंद चीजें आएंगी ना। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो भी आंसर आएगा इसका कोई नाम रख लें, ए बी या सी, क्योंकि इसके यहां तक ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट होगी। अब एक लाइन छोड़ देंगे और हम लिख देंगे, अगली हेडिंग देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगली यहां से नीचे पेपर में यहां से आगे ही जाना है। मुझे आपकी बिल्कुल वही शक्ल याद आ रही है कि जब मैंने एसओसीआई और एसओएफई का फॉर्मेट लिखवाया था, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मोटिवेशन के लिए इतना ही है कि इसमें से इस दफा सवाल 15 से 20 नंबर आने का चांस है, इसी फॉर्मेट से चांस है। फॉर्मेट लिखने के नंबर मैं क्या बताऊं आपको। हाँ जी, सबसे पहले लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदोगे आउटफ्लो होगा, कोई भी नॉन करंट एसेट, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, चाहे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदोगे, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, वो आउटफ्लो होगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, कैश received from डिस्पोजल ऑफ, किसी भी नॉन करंट एसेट का कैश रिसीव करोगे, बेच के जो पैसा मिलेगा उसमें को इनफ्लो लिखोगे। अब एक बात मैं आपको बताने लगा, लॉस या गेन वो मैं एडजस्ट कर दिया कहां, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लॉस और डिस्पोजल, गेन और डिस्पोजल, अगर आप वहां पर जाएं तो आपको मिल जाएगा लॉस या गेन और डिस्पोजल, वो मैंने एडजस्ट कर दिया, जितना एक्चुअल में कैश मिला यहां पर इनफ्लो लिख दिया। मतलब अगर मैं दोनों को अलग अलग तो नहीं लिख सकता, लॉस मैंने किस जगह लिखा होगा, लॉस मेरा कैश तो नहीं होता, कैश तो मेरा ये होता है, उसके अंदर या तो वो बुक वैल्यू से ज्यादा कैश मिल रहा होता है, या बुक वैल्यू से कम, ज्यादा मिलेगा तो गेन, कम मिलेगा तो जितना लॉस या गेन लिखा हुआ है वो उसको नॉन कैश आइटम बना देना है। एक्चुअल में जितना कैश मिला वो यहां पर आकर, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और क्या बात लिखवाई थी,
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो तो खरीदोगे तो यहां पर आउटफ्लो हो जाएगा, बेचोगे तो इनफ्लो हो जाएगा, वो भी वैसा ही है। परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो और सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो इनफ्लो। उसके बाद एक चीज और लिख सकते हो यहां, इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहां पर भी लिखो। इसका दूसरा घर कौन सा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेस्ट यही है यहां पर, ये अब है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है ना, तो बेस्ट यहां पर लिख सकते हैं यही है। दूसरों का बेस्ट जिधर लिख दो मर्जी, लेकिन इसका बेस्ट यहां पर। खत्म होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या लिखोगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका नाम क्या रख लेंगे? फिर क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक लाइन छोड़ के, सिर्फ इसलिए लाइन छोड़ना है कि ये फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है, ताकि वो मिक्स ना हो जाए। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी, सबसे पहले लिखेंगे इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अगर इंक्रीज आएगा तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? शेयर कैपिटल के इंक्रीज से इनफ्लो। फिर इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम, इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो। शेयर प्रीमियम में अगर इंक्रीज होगा तो इनफ्लो, डिक्रीज होगा तो आउटफ्लो। फिर उसके बाद लोन रेज, लोन लिया, लोन रेज का मतलब होता है लोन पेड, रेज का मतलब होता है इंक्रीज इन लोन, पेड का मतलब होता है डिक्रीज। लोन पेड कितना? इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। इंटरेस्ट पेड, रेड क्यों लिखा? क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी तो आता है। बेस्ट ये उधर है, इधर ये बेस्ट नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑप्शन देता है, लिखना चाहते हो लिख दो। डिविडेंड पेड, ये भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख सकते हो। ये कहां पर बेस्ट है? जहां मर्जी लिख दो, जहां मर्जी लिख दो। मैं तो यहां पर लिखता हूं ज्यादातर, लेकिन आप जहां मर्जी लिख दो बेस्ट। लो जी। अच्छा, डिविडेंड या ड्राइंग्स एक ही बात है, लिख दो साथ, कहीं काम खराब ना हो जाए। ड्राइंग्स ऊपर भी जाकर लिखो, क्योंकि ये ना हो कि ड्राइंग्स आ जाए तो आपको मिले ही ना अपने फॉर्मेट में। डिविडेंड के साथ ड्राइंग भी लिखो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
ये क्या आ जाएगा सी। इसके बाद आपने इन तीनों को प्लस करके इस हेडिंग का नाम लिखना है नेट इंक्रीज या डिक्रीज। और अगर पॉजिटिव आंसर आ गया तीनों को प्लस करके लिख देना इंक्रीज, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीज। नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसमें ऐड कर देना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन दोनों को कर देंगे प्लस और ये बराबर आना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। किसके बराबर आना चाहिए? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या रह गया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वर्किंग होगी ये हमेशा, हमेशा ये वर्किंग होगी। मैं वर्किंग नंबर 1 लिख रहा हूं, जो नंबर आएगा वर्किंग का वही लिखोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पेपर में लिख लेना यहां ओपनिंग, ये लिखा है ना ऊपर आपने, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग, ये यहां से फाइंड होगा। और यहां पर लिख लेना क्लोजिंग। जितना कैश का ओपनिंग ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन, बैंक का ब्रॉड डाउन कैरी डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर होगा तो माइनस, अगर होगा तो माइनस लिखेंगे। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कौन से वाली वाला? हाँ, लेस देन 3 मंथ वाली। ये लेस देन 3 मिलियन ना पढ़ लेना, मैं एम की जगह पूरा मंथ लिख देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों का ना दिमाग अभी सोया हुआ है, वो बस धड़ाधड़ नोट करी जा रहे हैं, वो बातें मेरी बात कम ही सुन रहे हैं इसलिए। अच्छा, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी आ जाती है अगर लेस देन 3 मंथ हो तो, वरना वो शॉर्ट टर्म लोन कहलाएगा, उधर जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अगर वो कह दे, अगर कह दे तो लिख देंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इफ कह दे। गिवन का तो मतलब है नहीं, लेस देन 3 मंथ वाली लिखते हैं। साइलेंट होगा तो हम समझेंगे कि वो मोर देन 3 मंथ है, साइलेंट होगा तो समझेंगे मोर देन 3 मंथ। इसका टोटल करेंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस आएगा, इसका टोटल करेंगे तो ये ए बी सी को प्लस करके ये ऐड करके इसके बराबर आंसर आ जाए तो सवाल ठीक है, अगर बराबर ना आए तो दोबारा करेंगे। ये बिल्कुल वही है, बैलेंस शीट वाला काम है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक्टिविटीज के कैश में प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस, तो किसके बराबर आना चाहिए? क्लोजिंग के। अगर ये बैलेंस आपका इस बैलेंस के बराबर आ जाता है, ये एबीसी को प्लस किया, इसमें ओपनिंग ऐड किया, तो किसके बराबर आना चाहिए? क्लोजिंग के बराबर। अगर आ जाता है तो समझो सवाल किसी हद तक ठीक है, बराबर नहीं है तो फिर तो पक्का गलत है, और अगर बराबर आ गया तो हो सकता है ठीक है। ठीक होगी बात? पहले इसमें कुछ नोट्स हैं, क्या हुआ? कल करनी है? चले, अच्छा ठीक है, कल फिर ऐसा करना है कि इस फॉर्मेट को आपने 2 टाइम कम अज कम लिखना है।
बाद में नोट